हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 17th लेक्चर। ये हमारा 17वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं फॉर फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म। वैसे ये हमारा दूसरा लेक्चर है ऑन दिस टॉपिक वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पे। मेरा दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर जो लेक्चर 16 था उसमें हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो लेक्चर 16 जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग ये क्या होता है। तो हमने देखा था कि वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है फर्म की, फर्म उसको शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ जो फंड है उनसे फाइनेंस करती है। ठीक है, जिसमें कुछ मेन सोर्सेज हैं। मेन कुछ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के सोर्सेज हैं जिसमें दो मेन है। पहला है ट्रेड क्रेडिट और दूसरा है बैंक बोरोइंग। तो ट्रेड क्रेडिट को मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। हमने समझा था ट्रेड क्रेडिट क्या है। ट्रेड क्रेडिट का ही एक दूसरा फॉर्म है बिल पेबल। ठीक है, वो भी हमने डिटेल में समझा था। ट्रेड क्रेडिट की बेनिफिट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, ये सब हमने समझा था। प्लस दो और वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के सोर्सेज हैं दैट इज अक्रूड एक्सपेंसेस एंड डिफर्ड इनकम। तो ये सब भी हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में समझा था। ठीक है, और आज हम जो दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का दैट इज बैंक बोरोइंग या कह लीजिए बैंक फाइनेंसिंग या बैंक क्रेडिट भी कहते हैं। ठीक है, तो वो आज हम डिटेल में समझेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए जो बैंक से जो फाइनेंस लिया जाता है उसको हम डिटेल में समझेंगे। फॉर्म्स ऑफ बैंक फाइनेंस, ये जो बैंक से फाइनेंस लिया जाता है इसके कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं। तो इसके चार इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं। पहला ओवरड्राफ्ट, दूसरा कैश क्रेडिट, तीसरा बिल परचेज एंड डिस्काउंटिंग, चौथा वर्किंग कैपिटल लोन। तो इन चार फॉर्म से आप बैंक से फाइनेंस ले सकते हैं फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या बैंक से बोरो कर सकते हैं। ठीक है, इन चार तरीकों से किया जा सकता है, ये हम समझेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड है इन बैंक फाइनेंस। अगर बैंक से फाइनेंस कराना है तो कौन कौन सी सिक्योरिटीज आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो सब भी हम डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये स्लाइड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाई थी। मैंने बताया था वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो किया जाता है वो जनरली शॉर्ट टर्म जो सोर्सेज ऑफ फंड है उनसे फाइनेंस किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऐसा कोई लंबे समय के लिए तो होती नहीं है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिक्वायरमेंट होती है, एक साल से कम ड्यूरेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो शॉर्ट टर्म फंड्स है उनसे फाइनेंस किया जाता है वर्किंग कैपिटल को। दो मेन सोर्सेज हैं, एक है ट्रेड क्रेडिट और एक है बैंक बोरोइंग। ट्रेड क्रेडिट लास्ट लेक्चर में डिटेल में बता दिया था, आज मैं डिस्कस करूंगी बैंक बोरोइंग। ठीक, चलिए। तो बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, बैंक फाइनेंस बोलिए, बैंक बोरोइंग बोलिए या बैंक क्रेडिट बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिट के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म, फर्म की जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको फाइनेंस करने के लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज बैंक क्रेडिट। वो क्या है? बैंक क्रेडिट। पहले नंबर पे क्या है? ट्रेड क्रेडिट। दूसरे नंबर पे क्या है? बैंक क्रेडिट। सबसे पहले जो लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो ट्रेड क्रेडिट है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं है। मैंने बहुत सारे रीजन आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे क्यों ट्रेड क्रेडिट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फॉर फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्योंकि इट्स नॉट अ फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट, ये कोई फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यहाँ कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं साइन होता और ये बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिट ज्यादा यूज होता है। बट ट्रेड क्रेडिट से अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तो दूसरा जो ऑप्शन है फर्म के पास फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग इज बैंक बोरोइंग या कह लीजिए बैंक फाइनेंस या बैंक क्रेडिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैंक कंसीडर करता है फर्म की जो भी सेल्स है, फर्म का जो भी प्रोडक्शन प्लान है, फर्म के जो करंट एसेट्स हैं उनका जो लेवल है उनको कंसीडर करके डिटरमाइन करता है कि फर्म की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है। बैंक डिटरमाइन करता है फर्म की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, फर्म को कितने वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, सारी चीजें कंसीडर करके, सेल क्या है, प्रोडक्शन क्या है, करंट एसेट का लेवल क्या है, ये सारी चीजें कंसीडर करके बैंक डिटरमाइन करता है कि फर्म को कितने वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। और उसी के बेसिस पे बैंक डिटरमाइन करता है किसी भी पर्टिकुलर फर्म का क्रेडिट लिमिट। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फर्म का क्रेडिट लिमिट डिटरमाइन करता है। क्रेडिट लिमिट मतलब क्या है कि मैक्सिमम फंड जो बैंक दे सकता है, ठीक है, बैंक अप्रूव कर सकता है उस फर्म को, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट लिमिट। इसको क्रेडिट लिमिट कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट मतलब उधार देने की लिमिट।
ठीक है। तो कितना अमाउंट बैंक अप्रूव कर सकता है फॉर द फर्म, फर्म को कितना पैसा, कितना वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कर सकता है बैंक, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट लिमिट। ये हर फर्म के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये होता है क्रेडिट लिमिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बैंक फाइनेंस के फॉर्म्स क्या हैं, किन फॉर्म्स में, किन तरीकों से बैंक फाइनेंस करता है। तो पहला तरीका हो सकता है ओवरड्राफ्ट, दूसरा कैश क्रेडिट, तीसरा बिल परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग और चौथा वर्किंग कैपिटल लोन। अब इन चारों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट ये वर्ड तो आपने बहुत 11th क्लास में ही अगर आपने कॉमर्स लिया है तभी ये वर्ड सुन लिया होगा और वहीं पे समझ में आ भी गया होगा। तो ओवरड्राफ्ट बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है, बोरोवर, देखिए लिखा है ओवर ड्राफ्ट, ओवर मतलब ज्यादा, जितना है उससे ज्यादा, ड्राफ्ट मतलब विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है, बोरोवर को अलाउ किया जाता है कि वो विड्रॉ कर सकता है एक्सेस फंड, जितना उसके करंट अकाउंट में बैलेंस है उससे ज्यादा फंड वो विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक स्पेसिफाइड लिमिट तक, एंड ड्यूरिंग अ स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में एक स्पेसिफाइड लिमिट तक वो एक्सेस फंड विड्रॉ कर सकता है। उसके करंट अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट वो विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। ये जो फैसिलिटी होती है इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बैंक अकाउंट में सपोज करिए 5 लाख रुपए बैलेंस है, करंट अकाउंट में 5 लाख रुपए बैलेंस है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में बैंक, ये जो बोरोवर है इसको ये फैसिलिटी देती है कि आप एक सर्टेन लिमिट तक, तो ये जो बोरोवर है ना इसकी एक लिमिट तय होगी पहले से, तो आप एक सर्टेन लिमिट तक इस 5 लाख से भी ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में है 5 लाख, लेकिन अगर आपको सपोज करिए आपको 7 लाख की रिक्वायरमेंट है और आपकी लिमिट ऐसी बैंक ने तय की हुई है, तो आप 7 लाख विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड, ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर आपने, या जो भी स्टिपुलेटेड पीरियड है, सपोज करिए 6 मंथ का स्टिपुलेटेड पीरियड है, तो 6 मंथ में एक बार ही विड्रॉ कर सकते हैं, बार बार नहीं, ठीक है। तो एक स्टिपुलेटेड पीरियड में और एक स्पेसिफिक लिमिट में आप एक्सेस फंड विड्रॉ कर सकते हैं अपने करंट अकाउंट से, ठीक है। और एक चीज है, दिस इज अ फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट। अगर हम बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, बोरोवर, ठीक है, बोरोवर जो उधार ले रहा है वो विड्रॉ कर सकता है और रीपे कर सकता है फंड वेन एवर ही डिजायर्ड विद इन द ओवरऑल स्टिपुलेशन, यानी उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, ठीक है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब भी उसको फंड की रिक्वायरमेंट है वो विड्रॉ कर सकता है, और जब उसके पास सरप्लस में फंड आ जाए तो उनको डिपॉजिट कर सकता है। तो एक टाइप का फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट है अगर हम बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहा है तो उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट चार्ज करता है ऑन डेली बैलेंस, जो भी डेली बैलेंस है उसके, जितना फंड विड्रॉ किया है, ठीक है, जो भी डेली बैलेंस है उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ओवरड्राफ्ट। दूसरा क्या है, कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट भी काफी कुछ सिमिलर है ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट से, बस इसमें थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, वो क्या है बताती हूँ। कैश क्रेडिट फैसिलिटी में क्या होता है, बोरोवर यहाँ पे भी क्या हो सकता है कि विड्रॉ कर सकता है फंड, ठीक है, अप टू अ सैंक्शनड क्रेडिट लिमिट, जो भी उस पर्टिकुलर बोरोवर की जो भी क्रेडिट लिमिट स्पेसिफाई की है बैंक ने, उतने तक वो फंड विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। बट इसमें एक खास बात है कि जो पूरा सैंक्शन लिमिट है, ऐसा कुछ नहीं है कि बोरोवर पूरा पैसा एक बार में विड्रॉ कर ले, ठीक है। वो पीरियोडिकली भी विड्रॉ कर सकता है, यानी जैसे जैसे उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी वो उतना विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। एंड रीपे भी कर सकता है, उसके पास पैसा इकट्ठा हो गया, सरप्लस फंड है, तो वो डिपॉजिट कर सकता है कैश क्रेडिट अकाउंट में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए बोरोवर है, उसकी जो कैश क्रेडिट अकाउंट है उसमें 1 लाख रुपए बैंक ने डाल दिया, कैश क्रेडिट अकाउंट इसमें खुलता है, तो कैश क्रेडिट अकाउंट में बैंक ने 1 लाख रुपए डाल दिया, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो अब जो बोरोवर है उसको जरूरत अभी केवल 50,000 की है, ठीक है। तो है भले बैंक से उसको मिल गया 1 लाख रुपए, लेकिन अगर उसे जरूरत केवल 50,000 की है तो वो इस 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए निकालेगा, और जितना यूज हुआ, बाकी अगर 30,000 रुपए सरप्लस में है तो 30,000 डिपॉजिट कर देगा। फिर उसे अगली बार सपोज करिए 40,000 की जरूरत है तो इस 1 लाख में से 40,000 रुपए निकालेगा। तो बेसिकली सैंक्शन लिमिट ज्यादा है, ठीक है, जो भी क्रेडिट लिमिट है बैंक ने डिसाइड किया है वो है, लेकिन उसको जितनी की जरूरत होती है वो उतना पैसा इसमें से निकाल सकता है पीरियोडिकली। तो ये एक अलग बात है इसमें कैश क्रेडिट में। और जितना पैसा वो यूटिलाइज कर रहा है, जितना पैसा वो निकाल रहा है ना, उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये खास बात है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द अमाउंट एक्चुअली यूटिलाइज, जितना पैसा वो एक्चुअली में निकाल रहा है ना, उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। बैंक ने इस कैश क्रेडिट अकाउंट में डाल दिया 1 लाख रुपए, इस कस्टमर की जो क्रेडिट लिमिट है वो 1 लाख रुपए है, तो बैंक ने डाल दिया 1 लाख रुपए, लेकिन अगर उसने निकाला केवल 20,000 रुपए है तो इंटरेस्ट केवल 20,000 रुपए पे लगेगा। तो दिस इज कैश क्रेडिट, ठीक है। तीसरा देखते हैं, परचेज एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल।
तो परचेजिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये सब आपने क्लास 11th में पढ़ा था ना। क्लास 11th में बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर था जहाँ पे आपने ये डिटेल में पढ़ा होगा। सबसे पहले आपको परचेजिंग ऑफ बिल एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब बता देती हूँ। देखिए, परचेजिंग ऑफ बिल का मतलब क्या है कि जो है बैंक जो है वो बोरोवर से, मैं यहाँ लिखती हूँ बोरोवर, ठीक है, ये जो बोरोवर है और ये है बैंक, ठीक है। डिस्काउंट पहले परचेजिंग बताती हूँ। परचेजिंग ऑफ बिल में क्या होता है, बैंक जो है परचेज करता है बिल फ्रॉम द बोरोवर। बैंक ने बोरोवर से बिल परचेज किया एंड नाउ बैंक बिकम द ओनर ऑफ द बिल। बैंक बिल का ओनर हो गया, ठीक है। और इसी बिल के अगेंस्ट में बैंक इसको क्या देगा, बोरोवर को क्रेडिट देगा। बैंक इसी बिल के अगेंस्ट में बैंक बोरोवर को क्या देगा, क्रेडिट देगा। जो भी उधार देना है वो इसी बिल के अगेंस्ट में दिया जाता है। और ये बिल बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ सिक्योरिटी फॉर द क्रेडिट। ये बिल बेसिकली एक तरीके से सिक्योरिटी है। क्रेडिट दे रहे हैं ना, उधार दे रहे हैं, तो कुछ सिक्योरिटी भी तो रखनी होगी, तो ये बिल एक तरीके से सिक्योरिटी है। तो ये होता है बिल परचेज। एंड बिल डिस्काउंटिंग में क्या होता है, बिल डिस्काउंटिंग में जो बोरोवर होता है, ठीक है, ये जो बोरोवर है इसको बैंक पे करता है डिस्काउंटेड अमाउंट। डिस्काउंटेड अमाउंट पे करता है। डिस्काउंटेड अमाउंट मतलब क्या होता है कि जो भी फुल अमाउंट है बिल का उसमें से डिस्काउंट चार्ज माइनस करते हैं। जैसे अगर बिल है 1 लाख रुपए का, ठीक है, और बैंक का डिस्काउंट चार्ज सपोज करिए है 10,000 रुपए, तो बैंक 1 लाख रुपए में, ये एग्जाम्पल है केवल, बैंक 1 लाख रुपए में से 10,000 माइनस करके 90,000 जो है वो बोरोवर को दे देगा। तो ये क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। यहाँ पे बोरोवर को डिस्काउंटेड अमाउंट रिसीव होता है, ठीक है। तो ये है परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब एक खास बात है, ये जो परचेजिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बैंक जो परचेजिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करता है उससे पहले बैंक सेटिस्फाई कर लेता है रिगार्डिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द ड्रॉर। जो ड्रॉर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है, ठीक है। ड्रॉर मतलब मेकर ऑफ द बिल, जिसने बिल बनाया है, ठीक है, उसको चेक करता है। और ये जो अमाउंट है जो प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस अरेंजमेंट, ये कवर्ड होता है विद इन द कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट लिमिट। जो कस्टमर की या जो बोरोवर है उसकी जो भी ओवरड्राफ्ट लिमिट है, जो भी कैश क्रेडिट की लिमिट है, उसी के अंदर ये अरेंजमेंट होता है, परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है। तो ये तीसरा फॉर्म है बैंक फाइनेंस का। चौथा जो फॉर्म है बैंक फाइनेंस का, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। ये शायद आपके लिए नया टर्म हो, इससे पहले तो जितने भी टर्म हमने पढ़े वो सब आपने कहीं ना कहीं पहले 11th 12th में पढ़े हुए हैं। ये जो टर्म है ये शायद आपके लिए नया हो, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली स्पेशली उस केसेस में यूज किया जाता है जहाँ पे जो सप्लायर हो, जहाँ पे जो सेलर हो वो क्या हो, फॉरेन, बाहर की कंट्री का हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है केवल, सपोज करिए बायर, जो बोरोवर है वो इंडिया का है और जो सप्लायर है वो बाहर की कंट्री का है, ठीक है। तो उस केस में सप्लायर जो जो बोरोवर है उसे इंश्योर करना होता है दैट हिज बैंक विल मेक द पेमेंट इफ ही फेल्स टू ऑनर इट्स ऑब्लिगेशन, ठीक है। जो सप्लायर, अगर कोई बाहर का सप्लायर है, ठीक है, तो वो तो इतने अच्छे से बोरोवर को जानता नहीं है। अगर एक ही कंट्री में ये दोनों है तब तो एक अलग बात है, लेकिन अगर सप्लायर बाहर का है, सेलर बाहर का है, तो उस केस में सेलर थोड़ी सी श्योरिटी चाहता है। तो वो उस केस में बायर से बोलता है कि तुम लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट करो। मतलब क्या है, इसमें वो चाहता है कि बोरोवर इंश्योर करे या जो ये बायर है ये इंश्योर करे कि अगर ये डिफॉल्ट कर गया इन मेकिंग द पेमेंट, ठीक है, या अगर वो ऑब्लिगेशन जो भी है उसको ऑनर नहीं कर पाया, टाइमली पेमेंट नहीं कर पाया, तो उस केस में इसका जो पेमेंट है, बायर का पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा इन बिहाफ ऑफ बायर। बैंक विल मेक द पेमेंट इन इन बिहाफ ऑफ बायर। ये बात समझ में आई। अगर सप्लायर बाहर का है, ठीक है, तो उस केस में वो थोड़ा सा मतलब रिस्क है, ठीक है, तो उस केस में थोड़ा सा श्योरिटी चाहता है, वो बायर से क्या बोलता है कि तुम लेटर ऑफ क्रेडिट का अरेंजमेंट करो। इसमें क्या है, तुमने अगर पेमेंट टाइमली नहीं किया तो तुम्हारे बिहाफ में कौन करेगा पेमेंट, बैंक करेगा। तो बैंक की तो श्योरिटी है। यहाँ पे बायर क्या है, बायर एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक फर्म हो सकता है, तो उसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन जो बैंक है उसकी तो गारंटी है, ठीक है। तो बायर ना, अगर बायर अगर डिफॉल्ट कर गया तो बैंक पेमेंट करे। तो ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट में, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो बैंक है ये ओपन करता है लेटर, अच्छा, लेटर ऑफ क्रेडिट को ऐसे लिखा जाता है एलसी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो बैंक होता है ये ओपन करता है लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ कस्टमर। ये जो कस्टमर है, ठीक है, ये जो बायर है इसके फेवर में लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करता है, ठीक है, टू फैसिलिटेट हिज परचेज, ताकि ये परचेजिंग कर सके गुड्स की, जो भी इसे गुड्स परचेज करने हैं सप्लायर से, ये खरीद खरीद सके, इसके लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट इसके लिए ओपन करता है। और उस केस में अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाता सप्लायर को विद इन द क्रेडिट पीरियड, और अगर इस केस में बायर जो है अगर टाइमली अगर पेमेंट नहीं कर पाता है, तो बैंक विल मेक द पेमेंट। ये जो बैंक है ये पेमेंट करेगा सप्लायर को, ठीक।
मैंने काफी गोज पूछ दिया है यहाँ पे। ये जो बैंक है ये फिर पेमेंट करेगा सप्लायर को अंडर दिस एलसी अरेंजमेंट। ये जो एलसी अरेंजमेंट है इसमें बैंक करेगा पेमेंट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिस्क ट्रांसफर हो रहा है। ये जो बायर पे जो पहले रिस्क था, ठीक है, सप्लायर का रिस्क था ना कि बायर पैसा देगा कि नहीं देगा, तो ये रिस्क अब किस पे, बैंक पे ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली रिस्क ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और बैंक इसके लिए चार्ज करेगा कस्टमर से। और यहाँ से बैंक बैंक ऐसे ही तो नहीं लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगा, ठीक है। बैंक क्या करेगा, चार्ज करेगा कस्टमर से, ये इसकी गारंटी ले रहा है ना, ठीक है। इसके बिहाफ पे पेमेंट करेगा अगर बायर डिफॉल्ट कर गया तो, अगर टाइमली नहीं पेमेंट कर पाया तो। डिफॉल्ट नहीं, हम डिफॉल्ट नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि टाइमली पेमेंट नहीं कर पाया तो, ठीक है। तो उस केस में बैंक पेमेंट करेगा, तो इसके लिए बैंक चार्ज करता है कस्टमर से फॉर ओपनिंग द एल ये लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट जो ओपन कर रहा है, इसके लिए ये इससे चार्ज करता है, इसकी फीस लेता है, ठीक है। और एक बात और है, ये जो बैंक है ना, जनरली जो फाइनेंशियली साउंड कस्टमर होते हैं, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी खासी होती है, तो उन्हीं को ये फैसिलिटी देता है। अच्छा, यहाँ पे डिफॉल्ट का केस नहीं है, ये नहीं यहाँ पे सपोज किया जा रहा कि ये जो बोरोवर है, बायर है, डिफॉल्ट कर जाएगा, पेमेंट करेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डीले का केस हो सकता है कि बोरोवर उस क्रेडिट पीरियड में, उस ड्यूरेशन में पेमेंट ना कर पाए, तो उस केस में बैंक उस समय पेमेंट कर देगा, ठीक है। और फिर बाद में बोरोवर जो है बैंक में पेमेंट कर देगा। तो दिस इज लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक। तो आपको समझ में आ गए फॉर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ वर्किंग कैपिटल लोन, ठीक है। वर्किंग कैपिटल लोन, तो बोरोवर जो होता है, ठीक है, जो फर्म है जो बोरो कर रही है, कभी कभार उसको रिक्वायरमेंट होती है, जो भी सेंशनड उसकी लिमिट है ना, उससे भी ज्यादा फंड की जरूरत होती है टू मीट द अनफोर्सिन कंटीजेंसी। सपोज करिए कोई अचानक में कोई कंटीजेंसी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, कोई अनसर्टेन इमरजेंसी आ जाए, तो उस केस में कभी कभार क्या होता है, फर्म को जो भी सेंशन लिमिट है ना, बैंक ने जो भी उसकी क्रेडिट लिमिट तय की हुई है, उससे भी ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट कभी कभार होती है। तो उस केस में फर्म विल टेक वर्किंग कैपिटल लोन। उस केस में फर्म क्या करेगा, वर्किंग कैपिटल लोन लेगा, ठीक है। तो देखिए बैंक प्रोवाइड करता है उस केस में, अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है थ्रू डिमांड लोन अकाउंट। डिमांड लोन अकाउंट या कह लीजिए एक सेपरेट नॉन ऑपरेबल कैश क्रेडिट अकाउंट बैंक ओपन करता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जो बोरोवर होता है उसको थोड़ा सा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा सा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी सिक्योरिटीज। अगर बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लेना है तो कुछ सिक्योरिटीज मतलब रखनी पड़ेगी ना, ठीक है। वो अब हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। एक्चुअली काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मैम आपने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया है कि नहीं। इवन कल ही मैंने एक स्टूडेंट्स को बताया कि उसने कहा मैम स्टैट्स पढ़ा दीजिए, सैम्पलिंग मेथड पढ़ा दीजिए। तो मैंने उसे बताया कि ये तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ बिजनेस स्टैट्स में, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, ठीक है। तो इसलिए हर दिन ही मेरे साथ काफी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और उन्हें नहीं पता है, जैसे पुराने बच्चों को तो पता है बट नए बच्चों को नहीं पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैं कवर कर चुकी हूँ। तो एक बार देख लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो अभी तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। और इन सब की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे। आपको मेरे चैनल के होम पेज पे जाना है और वहां से प्लेलिस्ट पे आप जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। मोर देन 320 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें कई और नए सब्जेक्ट और कई नए वीडियोस ऐड हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये आज की तारीख तक है। तो सबसे बढ़िया है कि आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी सब्जेक्ट आप सर्च कर रहे होंगे, ठीक है, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ना मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और फिर मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले वीडियो लेक्चर में उन सब्जेक्ट को भी कवर करूं, ठीक। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर लेक्चर यूजफुल लगे लगे कुछ नॉलेज गेन की है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने से केवल यही फायदा होता है कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, हमें लगता है कि हम सही ट्रैक पे हैं, हम जिस पर्पज से हमने ये चैनल शुरू किया था वो थोड़ा सा पर्पज फुलफिल हो पा रहा है, ठीक है। बाकी दूसरा मतलब और कोई बेनिफिट नहीं है लाइक का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड इन बैंक फाइनेंस। अगर बैंक फाइनेंस करते हैं, ठीक है, बैंक लोन लेते हैं, तो कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है हिपोथिकेशन।
सबसे पहला है हिपोथिकेशन। इसमें क्या होता है, बोरोवर को प्रोवाइड कर बोरोवर जो होता है इसको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड करता है अगेंस्ट हिपोथिकेशन में। जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड किया जाता है अगेंस्ट, ये खास बात है, अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी जब मूवेबल प्रॉपर्टी यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव कर सके, जैसे इन्वेंट्री वगैरह, ठीक है। तो जब मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब बैंक फाइनेंस करता है ना, तो उसको कहते हैं हिपोथिकेशन। हिपोथिकेशन में बैंक फाइनेंस करता है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करता है अगेंस्ट द मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट करता है। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे इन्वेंट्री। यहाँ पे क्या होता है, बोरोवर को अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर नहीं करनी पड़ती बैंक को, ठीक है। बोरोवर के पास ही वो प्रॉपर्टी रहती है। बस ये क्या हो जाता है, एज अ सिक्योरिटी फॉर द डेब्ट। बैंक ने जो भी बोरोवर या कह लीजिए जो भी कस्टमर है उसको जो भी बोरो किया है, जो भी उधार दिया है, उसके बदले में केवल वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो इन्वेंट्री है, वो केवल एक सिक्योरिटी के तौर पे है। बाकी वो जो इन्वेंट्री है वो रहेगी कस्टमर के पास ही, वो जो बोरोवर है उसी के पास वो क्या बोलते हैं जो भी है मूवेबल प्रॉपर्टी है वो कस्टमर के पास ही रहती है, उसी के पोजीशन में रहती है, उसे कोई ट्रांसफर नहीं करना होता है। बस ये क्या होती है, एज अ सिक्योरिटी, वो केवल एक सिक्योरिटी के लिए है फॉर द डेब्ट, ठीक है। और इसमें जो बैंक होता है वो न तो ओनर बनता है, इस ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इसका ओनर भी नहीं बनता और ना इसको पोजीशन में लेता है, ठीक है। ये चीजें बैंक के पास नहीं ट्रांसफर की जाती है, वो बोरोवर के पास ही रहती है, कस्टमर के पास ही रहती है। और बेसिकली ये हिपोथिकेशन फर्स्ट क्लास के जो कस्टमर होते हैं विद हाई इंटीग्रिटी, उन्हीं को ये फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। उन्हीं पे, क्योंकि वो इतने फर्स्ट क्लास के कस्टमर होते हैं, हाई क्रेडिट वर्दीनेस होती है उनकी, तो उन पे ट्रस्ट होता है बैंक को। तो उस केस में क्या होता है, बैंक उनकी ओनरशिप भी नहीं लेता, मूवेबल प्रॉपर्टीज की ओनरशिप भी नहीं लेता, उनका पोजीशन भी नहीं लेता, बस उनको रखता है एज अ सिक्योरिटी, उनको सिक्योरिटी की तरह यूज करता है, क्योंकि वो उधार दे रहा है ना, तो सिक्योरिटी की तरह रखता है और फिर उसके बदले में वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करता है, ठीक है। ये पहली सिक्योरिटी है विच इज रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। दूसरा जो है दैट इज प्लेज। दूसरा है प्लेज। प्लेज आपने सुना होगा, शेयर प्लेज किए जाते हैं, ठीक है। तो प्लेज में क्या होता है, इस अरेंजमेंट में बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द फिजिकल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। प्लेज के केस में क्या होता है, बोरोवर को ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। प्लेज के केस में बोरोवर जो होता है, ठीक है, वो ट्रांसफर करता है, बोरोवर या जो कस्टमर है वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है बैंक में, ठीक है। उसके बदले में इसको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मिलता है। और इसमें क्या होता है, बैंक के पास पूरा राइट होता है कि वो रिटेन कर सकता है पोजीशन ऑफ द गुड, जो भी गुड उसको दिए गए हैं, ठीक है, उसका पोजीशन कर सकता है, उसको रिटेन कर सकता है, जब तक ये जो कस्टमर या जो बोरोवर है इसको जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है, या जो जो दूसरे खर्चे हैं, ठीक है, इस वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के जो दूसरे खर्चे हैं, वो जब तक पूरा पेमेंट नहीं कर देता कस्टमर, बैंक के पास ये पूरा राइट है कि गुड्स का पोजीशन अपने पास रखे, ठीक है। तो ये होता है प्लेज। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ फिजिकल पोजीशन, यहाँ पे जो फिजिकल पोजीशन है बोरोवर से गुड्स बैंक के पास ट्रांसफर होता है, और बैंक इसको तब तक रख सकता है जब तक ये जो कस्टमर है पूरा पेमेंट नहीं कर देता, प्रिंसिपल अमाउंट का, इंटरेस्ट अमाउंट का, या जो दूसरे खर्चे इसका पूरा पेमेंट नहीं कर देता। तो दिस इज प्लेज। नेक्स्ट इज मॉर्टगेज। वैसे मॉर्टगेज का हिंदी में मतलब होता है बंधक, ठीक है। तो मॉर्टगेज के केस में क्या होता है, जल्दी से बताती हूँ। ये देखिए, ये बोरोवर है या कह लीजिए कस्टमर है, एंड दिस इज द बैंक। तो मॉर्टगेज के केस में क्या होता है, लीगल टाइटल ट्रांसफर होता है, ठीक है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मॉर्टगेज के केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जो मूव ना कर सके, जैसे मकान वगैरह है, रियल एस्टेट, ठीक है। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो जो कस्टमर है, जो बोरोवर है, उसी के पोजीशन में रहती है, लेकिन जो लीगल टाइटल होता है ना, दैट इज ट्रांसफर टू बैंक। लीगल टाइटल बैंक पे ट्रांसफर होता है, वो बैंक को ट्रांसफर किया जाता है और बैंक उसके बदले में वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करती है, ठीक है। बट उसका जो पोजीशन होता है वो बोरोवर के पास ही रहता है, कस्टमर के पास ही रहता है, ठीक है। तो ये होता है मॉर्टगेज में। देखिए, पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी रिमेन विद द बोरोवर, बोरोवर के पास ही रहता है पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी उसी के पास रहेगी। जो लेंडर है वो से क्या मिल जाता है, फुल लीगल टाइटल। इसके जो बैंक है उसको लीगल टाइटल मिल जाता है इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। और जब ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का पूरा पेमेंट कर देता है तो बैंक लीगल टाइटल ट्रांसफर कर देता है। तो ये होता है मॉर्टगेज, ठीक। और एक चीज है, ये इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हिपोथिकेशन, प्लेज एंड मॉर्टगेज, ठीक है। ये बहुत माइन्यूट सा तीनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये तीन क्या है, ये तीन सिक्योरिटीज हैं विच इज रिक्वायर्ड इन बैंक फाइनेंसिंग। बैंक अगर फाइनेंस करता है तो उस केस में तीन तरीके से सिक्योरिटीज ले सकता है, हिपोथिकेशन, प्लेज एंड मॉर्टगेज,
ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।